हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सीए कपिल गर्ग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सीए इंटर डायरेक्ट टैक्सेस के रिवीजन सीरीज का सेकंड चैप्टर, विच इज रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। एंड आई होप आप सभी ने हमारी लास्ट रिविजनरी वीडियो देखी होगी, विच इज ऑन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। एंड अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाइए एंड पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद आप ये वाला चैप्टर देखेंगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी के साथ समझ आएगा। एंड मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम अपनी वीडियोस को ऑल्टरनेट डेज पे डाल रहे हैं, तो इसके पीछे का हमारा आइडिया ये है कि एक दिन आप ये हमारे कंसेप्ट रिवाइज करेंगे वीडियो देखकर, एंड उसके नेक्स्ट डे आप ये सभी क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशंस फ्रॉम द आईसीआई स्टडी मैट आप खुद से एक बार सॉल्व करके देखेंगे। एंड अगर किसी इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट आता है तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे बता देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, 9634679382। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि आपको किस इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। एंड इससे आप एग्जाम्स के लिए अभी से ही रेडी हो जाएंगे। सो प्लीज़ आप कोई भी चीज़ लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ें, स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी को बिल्कुल अप टू डेट रखें। एंड सो लेट्स डाइव इनटू द सब्जेक्ट विद मी। तो हमारा आज का चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें ये चैप्टर पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हमें क्यों पढ़ना है? जब भी हमें इनकम टैक्स लेवी आती है तो हमें उसके लिए पहले चेक करना होता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा क्या है। जैसे कि हमने अपनी लास्ट रिविजनरी वीडियो के अंदर भी पूरे स्टेप्स बताए थे, तो उसके अंदर हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप था कि वी हैव टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हमें क्यों डिटरमाइन करना होता है? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है तो उसके लिए स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेपरेट होता है, एंड अगर कोई नॉन रेजिडेंट है इंडिया का तो उसके लिए स्कोप ऑफ टोटल इनकम अलग होता है। एंड ये दोनों स्कोप ऑफ इनकम की वजह से ही हमें रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना होता है। एंड रेजिडेंशियल स्टेटस हमें ईयर टू ईयर बेसिस पे चेक करना होता है। देयर में भी द सर्कमस्टांसेस कि कोई पर्सन एक रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के लिए रेजिडेंट है बट वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के लिए नॉन रेजिडेंट बन जाए या वाइसा वर्सा। तो इसलिए हमें हर ईयर चेक करना होता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ये हमारी टेबल के अंदर हम देखते हैं, जैसे तो रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो रेजिडेंशियल स्टेटस गवर्न होता है सेक्शन 6 से। तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो हमारे पर्सन्स की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, कंपनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के अंदर हमारा आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ठीक है। तो अब जो हमारे इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ होते हैं उनके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर तो या तो वो रेजिडेंट होते हैं या तो नॉन रेजिडेंट होते हैं। ये एक थर्ड कैटेगरी है, डीम्ड रेजिडेंट, ये आपको अलग से अभी पढ़ाते हैं हम। तो या तो वो रेजिडेंट होंगे या तो नॉन रेजिडेंट होंगे। एंड अगर वो रेजिडेंट हैं तो हमें इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के केस में फर्दर चेक करना होता है कि वेदर दे आर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, जिसे हम आगे से शॉर्ट में बोलेंगे आरओआर, और दे आर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे आरएनओआर। इन दोनों का भी स्कोप ऑफ इनकम अलग है, तो वो भी अभी हम अपने लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंडली हमारा होता है नॉन रेजिडेंट। अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है, इंडिविजुअल या एचयूएफ, तो वो अलग। एंड एक कंसेप्ट है हमारा डीम्ड रेजिडेंट का। तो अगर कोई कहीं पे रेजिडेंट नहीं होता तो उसे यहाँ पे इंडिया में रेजिडेंट बना लेते हैं। तो ये अभी हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। एंड जो हमारी फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, कंपनी एंड एक्सेट्रा, बाकी मतलब इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को छोड़ के बाकी जो भी हमारे पर्सन की डेफिनेशंस के अंदर आते हैं वो या तो रेजिडेंट होते हैं या तो नॉन रेजिडेंट होते हैं। तो इसके अंदर एक तो आरओआर एंड आरएनओआर का कंसेप्ट नहीं है एंड एक डीम्ड रेजिडेंट का कंसेप्ट नहीं है। ये केवल अप्लाई होता है इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ के ऊपर। तो ये सब या तो रेजिडेंट होते हैं या तो नॉन रेजिडेंट होंगे। अब इनमें स्कोप ऑफ टोटल इनकम गवर्न होता है हमारा सेक्शन 5 से। स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5 से गवर्न होता है। तो अगर कोई रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट विच इज आरओआर, अगर कोई आरओआर है जो कि इंडिविजुअल या एचयूएफ हो सकते हैं, तो उनकी ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। ग्लोबल इनकम कहने का मतलब कि उनकी जो इंडिया की इनकम है या इंडिया से बाहर की जो भी इनकम है वो सब कुछ ही टैक्सेबल होगी इन इंडिया अगर कोई आरओआर है। बट अगर कोई आरएनओआर है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, तो उसके लिए इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड और इनकम विच इज एक्रियोर्ड अराइज और डीम्ड टू बी एक्रियोर्ड अराइज इन इंडिया, केवल वो वाली इनकम टैक्सेबल होगी। एंड इसके साथ प्लस इनकम विच एक्रियोर्ड अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ठीक है। तो दो इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होती हैं इन इंडिया, या तो इनकम जो रिसीव करी या डीम टू रिसीव करी आपने इंडिया के अंदर, या इनकम विच इज एक्रियोर डीम टू एक्रियोर अराइज इन इंडिया, तो वो टैक्सेबल होती है इन इंडिया। और अगर कोई इनकम आपकी डीम टू एक्रियोर अराइज आउटसाइड इंडिया है बट वो बिजनेस कंट्रोल होता है इंडिया से या प्रोफेशन सेटअप है इन इंडिया, तो वो भी इनकम टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ आरएनओआर। एंड थर्ड हमारी कैटेगरी है नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट के लिए केवल वो वाली इनकम टैक्सेबल होती है इन इंडिया विच इज रिसीव्ड
और डीम टू बी रिसीव्ड, और इनकम विच इज एक्रू और अराइज और डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। इसके लिए ये जो यहाँ पे इन्होंने दिया था प्रोफेशन सेटअप फ्रॉम इंडिया, तो ये RNOR के केस, सॉरी NR के केस में ये टैक्सेबल नहीं होती इन इंडिया। ओके, ये केवल RNOR के केस में होती है, एंड ROR के केस में तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, सो नाउ रेजिडेंशियल स्टेटस, तो यहाँ पे ये लिख रहा है द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन एनी एसएससी डिपेंड्स अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, कि रेजिडेंशियल स्टेटस के बाद ही पता चलता है कि उसकी कौन कौन सी इनकम टैक्स होंगे इंडिया के अंदर। एंड द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी मस्ट बी असर्टेन्ड विद रेफरेंस टू ईच प्रीवियस ईयर, कि हमें हर प्रीवियस ईयर के अंदर चेक करना होता है देयर में बी सर्कमस्टांसेस कि कोई एक साल के लिए रेजिडेंट है एंड अगले साल के लिए नॉन रेजिडेंट बन जाए, या वैसा वर्षा केस भी हो सकता है। नाउ हाउ टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, तो इसके लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 इनकम टैक्स एक्ट का बताता है कि अगर इंडिविजुअल कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, तो रेजिडेंस इंडिविजुअल का जो हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं वो हम डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया। तो अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो फिर हम उसे बोलेंगे रेजिडेंट, एंड अगर वो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता दोनों में से तो हम उसे बोलेंगे नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशंस क्या है, ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, यानी कि रेजिडेंट होने के लिए उसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 182 डेज इन इंडिया होना चाहिए। फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो हमारी ये है, एंड अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती तो हमें सेकंड कंडीशन चेक करनी होती है। सेकंड कंडीशन क्या है, हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर के अंदर वो 60 डेज और मोर इंडिया के अंदर रहे हो, एंड यहाँ पे वर्ड बीच में यूज करा गया है एंड he has been in India during the 4 years immediately preceding the previous year for a period of total 365 days or more, यानी कि इस साल के अंदर वो एटलीस्ट 60 डेज और मोर इंडिया के अंदर रहे हो, एंड इस साल से पिछले 4 प्रीवियस ईयर्स के अंदर वो टोटल मिलाकर 365 डेज और मोर इंडिया के अंदर रहे हो, प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 365 डेज इन लास्ट प्रेसिडिंग 4 प्रीवियस ईयर, PPY प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर बोलता हूँ मैंने। ठीक है, तो अब ये हमें कंडीशन चेक करनी है। तो लेट सपोज अगर आपके पास कोई एसएससी कोई इंडिविजुअल आता है कि भाई बताइए कि मैं रेजिडेंट था या नॉन रेजिडेंट था, तो आप पहले उनसे पूछना कि आपका स्टे ऑफ आपका नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया कितना था। तो अगर वो बोलते हैं कि 182 या उससे ज़्यादा दिन बोलते हैं तो आप सीधे बोल देना कि आप तो रेजिडेंट है। बट अगर वो बोलते हैं कि 182 डेज से कुछ कम है, लेट सपोज वो 65 डेज बोलते हैं, तो आप पहले सेकंड कंडीशन में जाना है, सेकंड कंडीशन देखना, ओ ये इंडिया के अंदर 60 डेज से तो ज़्यादा है क्योंकि 65 डेज रहे हैं। फिर आप उनसे पूछना कि आप लास्ट 4 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर्स के अंदर टोटल इंडिया के अंदर कितने दिन रहे थे। अगर वो बोलते हैं कि लास्ट 4 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर्स के अंदर वो इंडिया के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 365 डेज रहे थे, तो आप उनसे बोलना अरे आप तो रेजिडेंट है। एंड अगर वो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए वो इस साल तो 60 दिन से ज़्यादा रहे थे, बट लास्ट 4 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर वो केवल 300 दिन ही इंडिया के अंदर रहे थे, तो आप उनसे बोल देना नहीं आप तो नॉन रेजिडेंट है। एंड अगर कोई बंदा रेजिडेंट बन जाता है तो फिर हमें इंडिविजुअल एंड HUF के केस में आगे चेक करना होता है कि वेदर ही इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और वेदर ही इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। उसके लिए हमें 2 एडिशनल कंडीशन चेक करनी होती है। वो एडिशनल कंडीशन हम अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद। पहले अभी मैं आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स बता देता हूँ कि द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड्स स्टे इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ द इंडिया। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप इंडिया के टेरिटोरियल वाटर कैसे बोलते हैं, जो इंडिया के 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। लेट सपोज ये हमारा इंडिया है, तो इसके जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का वाटर होता है तो वो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है। तो अगर कोई पर्सन यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पे कोई शिप जा रही है एंड वो शिप के अंदर पर्सन है, जैसे हम किसी क्रूज वगैरह पे जाते हैं, तो अगर उसके अंदर कोई पर्सन है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक किया है, तो हम उसका ये जो पीरियड वो इस शिप के अंदर है तो हम वो भी यही मानेंगे कि इस टाइम पे भी वो स्टे इन इंडिया था। तो मतलब जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए डेज काउंट करेंगे तो इन डेज को भी हम स्टे इन इंडिया ही काउंट करेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी दैट पीरियड ऑफ स्टे मस्ट बी कंटिन्यूस। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पीरियड ऑफ स्टे कंटिन्यूस ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक महीने आप 20 दिन के लिए इंडिया में रहे, फिर नेक्स्ट मंथ आप 10 दिन के लिए इंडिया में रहे, फिर उसके नेक्स्ट मंथ आप 5 दिन के लिए इंडिया में रहे, फिर उसके नेक्स्ट मंथ आप 30 डेज के लिए इंडिया में रहे, फिर उसके नेक्स्ट मंथ आप 45 डेज के लिए इंडिया में रहे। तो अगर ऐसे करके आप इंडिया में रहते हैं वो आपका 182 डेज और मोर या 60 डेज और मोर, जैसे अभी हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी, अगर वो सेटिस्फाई करता है तब भी हम बोलेंगे कि या यू आर रेजिडेंट। तो इसके लिए कोई कंटिन्यूस स्टे होना जरूरी नहीं है। For the purpose of counting the number of days stayed in India, both the date of departure as well as date of arrival are considered to be in India. तो इसका मतलब क्या है, लेट सपोज कोई पर्सन अगर आज 29 अगस्त को इंडिया के अंदर आते हैं एंड वो फिर 2 सितंबर को इंडिया से बाहर जाते हैं, मान लीजिए वो रक्षाबंधन मनाने के लिए इंडिया के अंदर आते हैं, तो अब उनके लिए यहाँ पे स्टे इन इंडिया क्या माना जाएगा। तो 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त, 1 सितंबर एंड 2 सितंबर, तो ये 5 दिन माने जाएंगे कि ही इज स्टेड इन इंडिया। तो
तो जिस दिन वो आए एंड जिस दिन वो गए, दोनों डेट्स को हम इंक्लूड कर लेंगे फॉर काउंटिंग द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, ठीक है। एंड द रेजिडेंस ऑफ इंडिविजुअल फॉर इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है रेजिडेंस का। अगर मान लीजिए कोई बंदा यूएस का सिटीजन है, स्टिल अगर वो 182 डेज और मोर या 60 डेज और मोर एंड इन द लास्ट फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 365 डेज और मोर इंडिया के अंदर रह जाते हैं, तब भी हम उन्हें बोलेंगे कि वो इंडिया के रेजिडेंट है। तो इसलिए यहाँ पे सिटीजनशिप से हमें कोई लेना देना नहीं। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है कि ये कुछ यहाँ पे इन्होंने 4 कैटेगरीज बताई हैं, 3 कैटेगरीज बताई हैं सॉरी, कि इन 3 कैटेगरीज के लिए हम केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन को ही चेक करेंगे, विच इज स्टे इन इंडिया शुड बी ग्रेटर देन 182 डेज और मोर। यानी कि जो हमारी सेकंड बेसिक कंडीशन थी कि स्टे इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 डेज प्लस इन द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर ग्रेटर देन और इक्वल टू 365 डेज, तो ये वाली कंडीशन हम चेक नहीं करते इन सिनेरियो में। तो ये कौन से सिनेरियो है हमारे? फर्स्ट सिनेरियो हमारा इंडियन सिटीजन। यहाँ पे वर्ड याद रखना आप, इंडियन सिटीजन है। यहाँ पे 2 टर्म्स यूज होती हैं एक्ट के अंदर, इंडियन सिटीजन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसे बोलते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलने का मतलब होता है जिसके इधर पेरेंट्स और इधर ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर पैदा हुए हो। अनडिवाइडेड इंडिया कहने का मतलब क्या है? जब ये हमारा आजादी से पहले का इंडिया था, जिसके अंदर अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर आते थे इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अगर अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म हुआ था तो फिर हम उसे बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो यहाँ पे लेकिन केवल ये सेक्शन यूज होता है इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, या तो वो मेंबर ऑफ क्रू जा रहे हैं एक इंडियन शिप के, और फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, कि अगर कोई बंदा इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर जाता है एज अ मेंबर, एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप और फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो उनके लिए हम केवल चेक करेंगे फर्स्ट बेसिक कंडीशन, दैट इज हिज स्टे शुड बी ग्रेटर देन 182 डेज, should be 182 days or more to be resident in India। एंड सेकंड हमारा यहाँ पे कंडीशन है, सेकंड हमारी सिनेरियो है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज करा है इंडियन सिटीजन एज वेल एज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स टू विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। यानी कि कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया में आया है इस प्रीवियस ईयर में जस्ट टू विजिट, मतलब विजिट करने का मतलब कि एक छोटे पीरियड के लिए आया है, कि वो यहाँ पे देखने मतलब घूमने फिरने के हिसाब से आया है अगर वो इंडिया के अंदर, तो फिर हम उसके लिए भी केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक करते हैं, सेकंड बेसिक कंडीशन चेक नहीं करनी होती। हाउएवर यहाँ पे इन्होंने एक और कंडीशन डाली है, हाउएवर सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। अगर उस बंदे की टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज कहने का मतलब होता है इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड और इनकम विच इज अराइज डीम टू अराइज आउटसाइड इंडिया, बट वो वाली इनकम नहीं जो आउटसाइड इंडिया अराइज हो रही है, बट फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम द इंडिया और प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया, उसे हम फॉरेन इनकम नहीं बोलते। फ्रॉम फॉरेन इनकम दैट इज इनकम विच एक्री और अराइज आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम और प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया एंड विच इज नॉट डीम्ड टू एक्रियो और अराइज इन इंडिया एक्सीडिंग ₹15 लाख। अगर उसकी फॉरेन इनकम से अलग जो इनकम है वो 15 लाख रुपीज से ज्यादा हो जाती है, तो फिर हम उस पर्सन के लिए एक तो ये वाली कंडीशन हम चेक करेंगे 182 डेज और मोर वाली, तो उसके लिए हम 2 कंडीशन चेक करेंगे। पहले या तो वो 182 डेज और मोर इंडिया के अंदर है तो हम उन्हें बोलेंगे कि या यू आर रेजिडेंट, बट अगर वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो हम उनके लिए सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। तो सेकंड कंडीशन हमें क्या है कि वो प्रीवियस ईयर के अंदर शुड बी इन इंडिया फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 120 डेज एंड इन द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर हिज स्टे इन इंडिया शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 365 डेज। यानी कि जो अभी हमने ऊपर पहले 2 बेसिक कंडीशंस पढ़ी थी उसमें जो यहाँ पे वर्ड यूज करा गया था 60 डेज, तो इस 60 डेज की जगह हम यहाँ पे टर्म देखेंगे 120 डेज, कि अगर उनका स्टे इन इंडिया 120 डेज और मोर है, अगर उनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो हम पहले चेक करेंगे कि आपका स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर है तो वो सीधे रेजिडेंट, एंड अगर उनका स्टे इन इंडिया 182 डेज से कम है तो हम देखेंगे कि अगर उनका स्टे इन इंडिया 120 डेज से ज्यादा है एंड उनका इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर स्टे इन इंडिया ग्रेटर देन 365 डेज है, तो हम बोलेंगे कि यू आर रेजिडेंट। ठीक है, तो आपको ये एक चीज ध्यान रखनी है। तो ये 3 केसेस हो गए हमारे, एक तो क्रू मेंबर, एक एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कोई बाहर जाता है, एंड अगर कोई इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन घूमने के लिए इंडिया आता है। तो ये 3 कंडीशन में हमें वो सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखनी होती, केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखनी होती है। ओके, नाउ हाउ टू डिटरमाइन पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर एन इंडियन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर। अब मान लीजिए कोई इंडियन सिटीजन है एंड वो एक क्रू मेंबर है ऑफ द फॉरेन बाउंड शिप। फॉरेन बाउंड शिप करने का मतलब क्या होता है, जिसकी डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया है।
तो अब उसके लिए हम क्या देखें कि भाई उनका रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए हम कौन से दिन को काउंट करें, कौन से दिन को एक्सक्लूड कर दें। तो इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 6(1) आई थी, एंड उसके अंदर लिखा था कि इंडिविजुअल बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ फॉरेन बाउंड शिप लिविंग इंडिया, तो उसके लिए किस टाइप से हमें पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया डिटरमाइन करना है। तो वो लिखा गया है इन द रूल 126 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स। तो इनकम टैक्स रूल्स के रूल नंबर 126 के अंदर लिखा है द पीरियड और पीरियड्स ऑफ स्टे इन इंडिया शैल इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एलिजिबल वॉयज। अभी एलिजिबल वॉयज क्या होता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। नॉट इंक्लूडेड द फॉलोइंग पीरियड, मतलब कि हमें ये फॉलोइंग पीरियड हटा देना है। कौन सा पीरियड? द डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप एंड द डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप जब कोई क्रू मेंबरशिप को ज्वाइन करता है तो एक कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, तो जो वो उसके अंदर डेट डालेंगे ज्वाइनिंग के लिए कि लेट सपोज कि मैंने 24 अगस्त को शिप ज्वाइन करा एंड फिर मैंने 30 अगस्त को शिप से मतलब साइन ऑफ करा, मैं वापस आया, तो ये 24 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच का जो टाइम है तो हम इसे एक्सक्लूड करेंगे, ये पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एलिजिबल वॉयज कहने का मतलब क्या है? अ वॉयज अंडरटेकन बाय अ शिप एंगेज्ड इन कैरियज ऑफ पैसेंजर और फ्रेट, यानी कि वो पैसेंजर्स भी ले जा सकती है और वो फ्रेट भी ले जा सकता है इन द इंटरनेशनल ट्रैफिक वेयर द वॉयज हैविंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया एंड डेस्टिनेशन एंड पोर्ट आउटसाइड इंडिया, यानी कि वो इंडिया से ओरिजिनेट होती है बट डेस्टिनेशन उसका आउटसाइड इंडिया है, या फिर अदर केस कि वो आउटसाइड इंडिया ओरिजिनेट होती है एंड उसका डेस्टिनेशन इंडिया है, तो उसे हम बोलते हैं एलिजिबल वॉयज। ओके, गॉट इट। अब यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, आप इसे एक बार खुद से चेक कर लीजिए, अगर आपसे नहीं होती तो आप मुझे बता देना। फिर यहाँ पे हमारा कंसेप्ट आता है डीम्ड रेजिडेंट का। तो डीम्ड रेजिडेंट क्या है? तो ये हमें बताया गया है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A के अंदर, एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन। अब यहाँ पे आपको वर्ड नोट करना है कि यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वर्ड इन्होंने यूज नहीं करा है। ठीक है। तो अगर कोई इंडिविजुअल जो कि इंडिया का सिटीजन है एंड उसकी टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन सोर्स इनकम, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था, वो 15 लाख रुपीज से ज्यादा होती है एंड वुड बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। कब माना जाएगा वो पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया? इफ ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। कि यानी कि कोई इंडियन सिटीजन जिसकी प्रीवियस ईयर के अंदर इनकम 15 लाख से ज्यादा थी अदर देन फॉरेन सोर्स वाली इनकम, तो फिर हम उसे इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे अगर वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट नहीं बन पा रहा ड्यू टू द रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। अगर वो कहीं का रेजिडेंट नहीं तो हम अपने इंडिया में सबको रेजिडेंट अपना बना लेंगे, तो हमारा तो वही अतिथि देवो भव कि जो कहीं नहीं वो हमारा इंडिया के अंदर का है। ठीक है। तो फिर उन्हें इंडिया के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। बट ये जो डीम्ड रेजिडेंट का कंसेप्ट है तो ये कभी भी ROR नहीं होते, इन्हें RNOR की ही कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि इनकी इनकम रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, इनकम एक्रू और अराइज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, केवल वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होती है। एंड सेकंडली इनकी जो इनकम रिसीव्ड होती है आउटसाइड इंडिया बट फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होती है। इनकी ग्लोबल इनकम इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं होती। ठीक है। अब ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट करने का, अब ये इसके लिए हमें जो 2 एडिशनल कंडीशन चेक करनी होती है कि वेदर पर्सन इज ROR और RNOR, तो वो 2 एडिशनल कंडीशन मैं आपको यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे ना ये एक्ट की लैंग्वेज है, ये थोड़ी टेक्निकल है, ये आपको समझ नहीं आएगी। मैं ये जब HUF के लिए हम ROR एंड RNOR का स्टेटस पढ़ेंगे उसी के साथ मैं पढ़ा दूंगा। जो इंडिविजुअल के लिए होता है वही हमें मतलब HUF के लिए भी हम इसी टाइप से चेक करते हैं कि वो ROR है या RNOR है। अगर उसका कर्ता ROR होता है तो हम HUF को ROR बोलते हैं, अगर कर्ता RNOR होता है तो HUF को भी RNOR बोलते हैं। तो वो हम HUF के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम अभी ये 3rd पॉइंट पढ़ लेते हैं कि अभी जो हमने पढ़ा था कि इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया घूमने आता है एंड उसकी टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होती है एंड उसका स्टे इन इंडिया लेस देन 182 डेज होता है बट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 120 डेज एंड इन द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर हिज स्टे इन इंडिया शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 365 डेज, तो वो रेजिडेंट बन जाता है। जो भी हमने ऊपर एक कंडीशन पढ़ी थी, तो इन्हें भी RNOR की ही कैटेगरी में रखा जाता है। ये ROR नहीं होते, इन्हें बाय डिफॉल्ट ही RNOR बनाते हैं। एंड जो अभी हमने ऊपर डीम्ड रेजिडेंट पढ़ा था तो वो भी RNOR ही बनते हैं, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। ओके, तो ये सब आप याद रखना। अब उसके बाद ये यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दे रही है, काफी अच्छी इलस्ट्रेशन है, आप एक बार इसे जरूर खुद से ट्राई करना। सारी इलस्ट्रेशन एंड सारे टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं, ये आपके होमवर्क है। अभी आता है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF कैसे डिटरमाइन करते हैं हम?
HUF would be resident in India if the control and management of its affairs is situated either wholly or partly in India। यानी कि अगर HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरीके से या पार्टली इंडिया के अंदर हो रहा है तो हम बोलेंगे कि HUF रेजिडेंट है। एंड अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है कि मतलब सारा ही कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से बाहर हो रहा है तो हम बोलेंगे कि HUF नॉन रेजिडेंट है। द बिजनेस में बी डन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड येट इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में बी होली इन इंडिया। मतलब ऐसा हो सकता है कि बिजनेस तो आउटसाइड इंडिया हो रहा है लेकिन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के अंदर क्या कवर होता है, ये डे टू डे एक्टिविटीज कवर नहीं होती। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के अंदर कवर होता है कि आपकी जो बेसिक मतलब जो आपकी मेन एक्टिविटीज है फॉर बिजनेस, तो वो उसका डिसीजन कौन ले रहा है उसे बोलते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ये जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है इनका डिसीजन कौन ले रहा है, इससे कोई इंपैक्ट नहीं आता। देयरफॉर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज सेड टू बी सिचुएटेड एट अ प्लेस वेयर द हेड एंड ब्रेन ऑफ द एडवेंचर इज सिचुएटेड, कि कहाँ उसका हेड एंड ब्रेन बैठा है यानी कि कौन उसके सारे डिसीजंस मेकिंग कर रहा है, तो वहां उसे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बोलते हैं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस नीड नॉट नेसेसरीली बी डन फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस और फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एसएससी। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं पे आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट माना जाएगा। मान लीजिए आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है अमेरिका के अंदर बट जो हेड एंड ब्रेन है मतलब जो सारे डिसीजंस लेता है बिजनेस के वो इंडिया के अंदर है, तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उसका इंडिया से हो जाएगा। ओके, अब ये इसके रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ROR या RNOR कैसे चेक करते हैं, तो पहले हम चेक करते हैं कि HUF रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर HUF रेजिडेंट है तो फिर आगे हमें चेक करने की जरूरत आती है। अगर HUF नॉन रेजिडेंट है तो कोई इश्यू नहीं, फिर तो जो है खत्म, यहीं पे उसे बोल देते हैं कि आप नॉन रेजिडेंट है। अगर वो HUF हमारी रेजिडेंट है तो फिर हम चेक करते हैं कि उसके कर्ता का स्टेटस क्या है। जब कर्ता का स्टेटस पता चलेगा तब हमें पता चलेगा कि वेदर HUF इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट और HUF इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो if karta of the resident HUF satisfy both the following additional condition, then resident HUF will be resident and ordinarily resident। अगर ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है करता, यही इंडिविजुअल के लिए होता है। इंडिविजुअल को भी ROR एंड RNOR के लिए अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है इंडिविजुअल, तो हम इंडिविजुअल को बोलते हैं ROR। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो हम इंडिविजुअल को बोलते हैं RNOR। ठीक है, तो क्या कंडीशन है, कर्ता ऑफ द मतलब सॉरी यहाँ पे कर्ता ऑफ रेजिडेंट HUF भी पढ़ लीजिए आप, साथ में इंडिविजुअल भी पढ़ लीजिए, यहाँ पे दोनों टर्म्स एक साथ पढ़ लीजिए आप। कर्ता ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट HUF और इंडिविजुअल शुड बी रेजिडेंट इन एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ द 10 प्रीवियस ईयर। यानी कि जो लास्ट 10 प्रीवियस ईयर थे उनमें से एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर के अंदर वो रेजिडेंट बनना चाहिए, जो हमने बेसिक कंडीशन बताई थी उसके हिसाब से। एंड स्टे ऑफ कर्ता ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि वही 7 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर 7 PPY के अंदर स्टे होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 730 डेज। ठीक है, तो ROR के लिए क्या कंडीशन है कि वो आउट ऑफ द 10 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर 2 प्रीवियस ईयर के अंदर रेजिडेंट होने चाहिए एंड आउट ऑफ द 7 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 730 डेज मतलब 730 डेज और मोर वो इंडिया के अंदर स्टे होना चाहिए उनका, तब हम उसे बोलेंगे ROR। अगर ये इनमें से कोई भी एक कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करते तो हम उन्हें बोलेंगे RNOR। ठीक है, अब ये इसकी इलस्ट्रेशन आप देखना एक बार, ये चार्ट से भी अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF कैसे देखते हैं कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है। अगर होली एंड पार्टली इन इंडिया है तो फिर ये रेजिडेंट बन जाता है। यस, अगर ये होली एंड पार्टली इन इंडिया नहीं है तो हम सीधे बोल देंगे भाई यू आर नॉन रेजिडेंट। अगर ये यहाँ पे रेजिडेंट बन गए तो नाउ वी हैव टू चेक वेदर इट इज ROR और RNOR। अगर कर्ता लास्ट 10 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर में से किसी 2 प्रीवियस ईयर के अंदर रेजिडेंट था इंडिया का, प्लस उनका लास्ट 7 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर में स्टे इन इंडिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 730 डेज था, तो हम बोलेंगे अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोलेंगे HUF इज ROR। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम बोलेंगे HUF इज RNOR। ठीक है, गॉट इट। नाउ हमें चेक करना है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म्स AOP एंड BOI। तो ये कैसे चेक करते हैं, इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इन द केस ऑफ फर्म AOP एंड BOI वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। वही जैसे अभी हमने HUF के अंदर पढ़ा था कि अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है तो हम बोलेंगे रेजिडेंट, एंड अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है तो हम बोलेंगे नॉन रेजिडेंट। एंड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज कैसे चेक करते हैं, अ कंपनी वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ इट इज एन इंडियन कंपनी। अगर वो इंडियन कंपनी है तो हम कंपनी को बोलेंगे कि इट इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और या तो वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, और अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है तो उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर होना चाहिए। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है तो हम बोलेंगे कि कंपनी इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या होता है, ये पूरी एक वाइडर टर्म है एंड इसे डिस्क्राइब करा गया है अच्छे से CBDT के रूल्स द्वारा।
ये हमारे को फाइनल लेवल में पढ़ना है। अभी केवल आपको इतना याद रखिए, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अभी इसकी डिटेल आपको नहीं पढ़नी। तो आपको एग्जाम में अगर आएगा तो वो साफ साफ लिख के देंगे कि वेदर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, अब चार्ट से देख लेते हैं कि कंपनी इंडियन कंपनी है क्या, अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो रेजिडेंट है, अगर इंडियन कंपनी नहीं है तो फिर हमें चेक करना है कि पोएम इंडिया के अंदर है क्या, इन दैट रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अगर पोएम इंडिया के अंदर है तो कंपनी रेजिडेंट कंपनी है, अदरवाइज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो कंपनी नॉन रेजिडेंट कंपनी है। एंड यहाँ पे कोई ROR RNOR वाला कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है, वो केवल इंडिविजुअल एंड HF के लिए होता है। ओके, अब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ लोकल अथॉरिटीज एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, तो इनका रेजिडेंशियल स्टेटस भी निकालने का सेम, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है तो रेजिडेंट, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट, सिंपल। तो यहाँ तक का आपको समझ आ गया, तो ये हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं विच इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब इनकम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ये यहाँ पे ये इसका सारा समरी नीचे लिखा हुआ है, तो मैं आपको समरी से पढ़ा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको ये एक क्लैरिफिकेशन आप देख लीजिए, इनकम बाय वे ऑफ सैलरी रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट सी फेरर, सी फेरर कहने का मतलब होता है जो नाव में, मतलब जो शिप वगैरह में जाते हैं उन्हें सी फेरर बोलते हैं, फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया ऑन अ फॉरेन गोइंग शिप विद इंडियन फ्लैग और फॉरेन फ्लैग and received into NRE bank account maintained with an Indian bank shall not be included in the total income of SSC। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई सी फेरर है जो कि इंडिया से बाहर सर्विस रेंडर कर रहा है ऑन अ फॉरेन गोइंग शिप, अब उस पर फ्लैग इंडिया का लगा या फॉरेन का लगा उससे कोई मतलब नहीं है, और उसकी इनकम आ रही है NRE अकाउंट के अंदर, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट के अंदर, जो कि इंडिया के अंदर है, तो हम उसकी इनकम को ये नहीं बोलेंगे कि ये इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हो गई तो उसे इंडिया के अंदर टैक्स कर दें, नहीं। उसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि अगर इस टाइप से कोई इनकम नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट के अंदर इंडिया के अंदर भी क्रेडिट हो रही है तो उस इनकम को हम ये नहीं मानेंगे कि इट इज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, और वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। ओके, नाउ अब रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, अब कौन कौन सी इनकम किसके लिए टैक्स होती है इंडिया के अंदर या नहीं होती वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारे ROR होते हैं, सबसे पहले तो हम इन पे आ जाते हैं ROR के ऊपर। तो ROR की ग्लोबल इनकम इंडिया के अंदर टैक्सेबल होती है। इनकम कितने तरीके की होती है, फर्स्ट इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो जो इनकम इंडिया के अंदर रिसीव हो गया, डीम टू रिसीव होगी तो वो इनके लिए टैक्सेबल है। इनकम एक्री और अराइज और डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो भी इनके लिए टैक्सेबल है। एंड इनकम एक्रिंग और अराइज आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया, अगर इनकी तो आउटसाइड इंडिया भी होती है तो भी इनकी सारी की सारी इनकम इंडिया के अंदर टैक्सेबल है। RNOR के लिए क्या होता है, जो इनकम इनकी इंडिया के अंदर रिसीव होती है वो टैक्सेबल है, जो इनकम इंडिया में एक्री और डीम टू एक्री और अराइज होती है वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल है। एंड जो इनकम इनकी एक्री और डीम टू एक्री और अराइज आउटसाइड इंडिया होती है बट फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो वो केवल इनकम इनकी इंडिया के अंदर टैक्सेबल होती है और कोई इनकम इनकी इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं होती। यस, बट ओनली इफ सच इनकम इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, अदरवाइज नो। ठीक है, तो आउटसाइड इंडिया के लिए आपको यहाँ पे याद रखना है RNOR के केस में। एंड नॉन रेजिडेंट के केस में जो इनकम इंडिया के अंदर रिसीव हुई या डीम टू रिसीव है वो टैक्सेबल होगी, एंड जो इनकम एक्री और अराइज और डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी। आउटसाइड इंडिया कोई भी इनकम रिसीव होती है वो नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होती इन इंडिया। ठीक है, अब ये एक इलस्ट्रेशन आप देख लेना, ये इसमें नीचे इन्होंने तीनों, मतलब ये ऊपर कुछ आइटम्स दिए हैं एंड वो पूछा है कि ROR के लिए कौन से टैक्सेबल है, RNOR के लिए एंड NR के लिए। तो ROR के लिए तो सभी टैक्सेबल है, अगर कहीं एग्जाम्पशन इंडियन लॉ के अंदर ही दी गई है कि कोई इनकम एग्जाम्पल है एक एग्रीकल्चर इनकम जो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो तो ऑब्वियसली टैक्सेबल नहीं होगी। उसको छोड़कर जितनी भी ग्लोबल इनकम होती है वो सब कुछ ही ROR के लिए टैक्सेबल है। RNOR के लिए स्कोप मैंने आपको बताया एंड NR के लिए स्कोप मैंने आपको बताया, उसके बेसिस पे आप ये इलस्ट्रेशन एक बार करके देख लेना। इसके अंदर बस एक ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, तो इसमें ना HP की इनकम इन्होंने दे रखी है तो उसके आगे वर्ड कॉम्प्यूटेड नहीं लिखा हुआ, तो हम उसे ये मानेंगे कि वो HP की टोटल इनकम थी। एंड HP हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से 30%, तो वहाँ पे इन्होंने ये 30% का बेनिफिट लिया है एंड वो आप एक बार चेक कर लेना बस जब आप करेंगे। एंड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता ही सकते हैं। मीनिंग ऑफ इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अब ये क्या होता है, हाँ एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया कहने का मतलब इनकम जो फर्स्ट टाइम जहां रिसीव होती है तो उसे बोला जाता है कि इनकम रिसीव्ड। अगर लेट सपोज आपकी कोई इनकम रिसीव हो गई आपको USA के अंदर एंड देन वो USA से आपने रेमिट कर दी इंडिया के अंदर, तो वो इंडिया के अंदर इनकम आ गई आपकी, बट उसे हम ये नहीं बोलेंगे कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम रिसीव तो आपको USA के अंदर हुई थी, आपने केवल यहाँ पे रेमिट करी है, तो रेमिट को रिसीव नहीं बोलते।
रेमिटेंस और ट्रांसमिशन ऑफ दैट अमाउंट फ्रॉम वन प्लेस ऑफ पर्सन टू अनदर डज नॉट कंस्टिट्यूट रिसिप्ट ऑफ इनकम इन हैंड्स ऑफ सब्सिक्वेंट टैक्स पेयर, सब्सिक्वेंट रेसिपिएंट और प्लेस ऑफ सब्सिक्वेंट रिसिप्ट। ठीक है, तो जहां पे पहले मिलती है वही आपका रिसिप्ट का प्लेस माना जाएगा। अब कौन कौन सी इनकम होती है विच इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, तो ये सेक्शन 7 के अंदर लिख रहा है। तो कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम। तो अगर आपके कंट्रीब्यूशन करते हैं आप 12% इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ द सैलरी इन द आरपीएफ और उसके ऊपर जो 9.5% से ज्यादा का इंटरेस्ट क्रेडिट होता है तो वो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया बोली जाती है। Contribution by the central government or any other employer in the previous year under a pension scheme referred under section 80CCD। अगर गवर्नमेंट या कोई भी एम्प्लॉयर 80CCD के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन करता है तो उसे इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया बोला जाता है। एंड अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अगर आप यूआरपीएफ से आरपीएफ के अंदर कोई अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं तो उसे भी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया बोला जाता है। ओनली बीइंग द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, मतलब जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसे नहीं, आप एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यूआरपीएफ से आरपीएफ में कर देंगे तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन केवल, ये आपके एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से याद रखना और आपको क्वेश्चन के अंदर भी घुमा कर दे सकते हैं। अब यहाँ पे 2 एक्सप्लेनेशन डाले गए हैं, एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2। तो ये क्या बोलती है, Explanation 1 of section 5 specifically provides that an item of income accruing or arising outside India shall not be deemed to be received in India merely because it is taken into account in balance sheet prepared in the India। कि अगर मान लीजिए कोई इनकम आपकी एक्रू और अराइज होती है इंडिया के बाहर तो वो इंडिया के ये नहीं माना जाएगा कि वो रिसीव हुई है इंडिया के अंदर, केवल अगर आपने वो अपनी बैलेंस शीट के अंदर जो आपने इंडियन पर्पज से बना रहे हैं उसके अंदर आपने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, एंड एक्सप्लेनेशन 2 क्या बताती है, Once an item of income is included in assess's total income and subjected to tax on the ground of its accrued or deemed। कि मान लीजिए अगर आपने डीम्ड बेसिस पे एक्रूअल बेसिस पे आपने कोई इनकम टैक्स कर दिया तो जब वो अब एक्चुअली रिसिप्ट होगी तो आप उसे दोबारा से टैक्स नहीं करेंगे, अदरवाइज ये डबल टैक्सेशन का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई इनकम आपकी एक बार एक्रूअल बेसिस पे टैक्स हो गई है तो वो रिसिप्ट बेसिस पे दोबारा टैक्स नहीं हो सकती। अब यहाँ पे इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, ये सेक्शन 9 में पढ़ेंगे हम। तो ये क्या क्या होता है ये आपको अच्छे से पढ़ना है। द कैटेगरीज ऑफ इनकम विच आर डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया आर, तो कौन कौन सी इनकम होती है जिसे हम इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानते हैं। एनी इनकम accruing or arising to an assessee in any place outside India whether directly or indirectly through or from the business connection in India। कि अगर मान लीजिए आपको बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया से कोई इनकम होती है तो हम उसे मानेंगे इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, कोई इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी और आपको उससे इनकम होती है तो हम उसे मानेंगे कि दैट इट इज इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। प्रॉपर्टी इन इंडिया कहने का मतलब कि आप मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई घर है एंड आपने उसे रेंट पे दे दिया तो अब वो जो यहाँ पे आपको रेंट उस प्रॉपर्टी से मिल रहा है, भले ही वो आपको बाहर मिल रहा है, आपको यूएसए में मिल रहा है या कहीं सिंगापुर में मिल रहा है, जर्मनी में मिल रहा है, स्टिल हम उसे मानेंगे कि वो इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है। थ्रू और फ्रॉम एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम या एसेट इन इंडिया से आपको इनकम आती है तो उसे भी मानेंगे हम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। थ्रू द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, अगर आपकी कोई कैपिटल एसेट इंडिया के अंदर सिचुएटेड है एंड आप उसको ट्रांसफर करते हैं तो उससे जो इनकम आती है तो वो भी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाती है। अब सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 अब ये बताता है कि बिजनेस कनेक्शन क्या होता है। बिजनेस कनेक्शन शैल इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट। कि मान लीजिए बिजनेस कनेक्शन के अंदर हम इंक्लूड करेंगे शैल इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी, अगर आप कोई नॉन रेजिडेंट कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है इंडिया थ्रू अ पर्सन जो कि एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट। पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट कहने का मतलब कि उसका एजेंट है, एंड यहाँ पे एजेंट कौन सा कवर होता है जो केवल उसी का एजेंट है, कि वो केवल उसी के लिए बिजनेस कर रहा है नॉन रेजिडेंट के लिए। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे किसी का नॉर्मली काम है एजेंट का, कि मैं लेट्स सपोज मैं हूँ, मेरा काम है मैं सबके लिए एजेंट का काम करता हूँ एंड कोई नॉन रेजिडेंट भी मेरे से अपने लिए काम करवाता है तो फिर मैं वो बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा क्योंकि मैं स्पेसिफिकली उसके लिए काम नहीं कर रहा। अगर मैं स्पेसिफिकली उसी के लिए काम करता हूँ तब बिजनेस कनेक्शन बनेगा। ये आगे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। For a business connection to be established, the person acting on behalf of the non-resident, किसे बोलेंगे कि ये पर्सन एक्ट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए एंड वो हैबिचुअली उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज भी करता होना चाहिए टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए एंड वो उस अथॉरिटी को हैबिचुअली एक्सरसाइज करना चाहिए कि वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता हो इंडिया के अंदर। और
habitually conclude contract or habitually play the principal role leading to conclusion of the contract by that resident and such contract should be, कि यानी कि या तो वो habitually कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड कर दे या तो वो प्रिंसिपल रोल प्ले करेगा इन द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड वो कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन द नेम ऑफ द रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, कि कॉन्ट्रैक्ट इन द नेम ऑफ द नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, या फिर फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और फॉर ग्रांटिंग ऑफ द राइट टू यूज प्रॉपर्टी ओन्ड बाय दैट नॉन रेजिडेंट, या तो वो नॉन रेजिडेंट के नाम में होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कोई ट्रांसफर करने का, कोई ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप और फिर ग्रांटिंग द राइट टू यूज प्रॉपर्टी ओन्ड बाय दैट नॉन रेजिडेंट, और वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय दैट नॉन रेजिडेंट। अगर ये 3 टाइप के हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो इसमें प्रिंसिपल रोल प्ले करता है कोई पर्सन, तो हम उसे बोलेंगे कि दैट पर्सन इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट। ठीक है, इन केस वेयर ही हैज नो सच अथॉरिटी, अगर उसके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है तो हैबिचुअली मेंटेन इन इंडिया अ स्टॉक ऑफ गुड्स और मर्केंडाइज, तो वो इंडिया के अंदर स्टॉक को मेंटेन कर रहा हो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे, जिस स्टॉक से वो ट्रांसफर करता हो। मतलब मान लीजिए नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे मैं यहाँ पे एक गोडाउन बनाकर बैठा हूँ एंड नॉन रेजिडेंट मेरे से बोलेगा कि भाई मिस्टर ए को ये गुड्स ट्रांसफर कर दो, तो मैं उसके बिहाफ पे वो ट्रांसफर करूंगा उस स्टॉक में से, तो उसे ही बोला जाएगा कि पर्सनल एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट। और अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई तो थर्ड कंडीशन ये भी हैबिचुअली सिक्योर इन ऑर्डर्स इन इंडिया मेनली और होली फॉर द नॉन रेजिडेंट, कि वो इंडिया के अंदर उस नॉन रेजिडेंट के लिए ऑर्डर्स लेकर आता हो, तो उस पर्सन को भी हम बोलेंगे कि दिस पर्सन इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट। अब इसके अंदर ये सिचुएशंस भी हो सकती है कि कोई पर्सन मान लीजिए स्पेसिफिकली मेरे लिए ऑर्डर लाता था, केवल मैं नॉन रेजिडेंट हुआ, वो मेरे लिए ही इंडिया के अंदर ऑर्डर्स वगैरह लाता था, एंड अब वो मेरे अलावा किसी और के लिए भी, अब मैं आपको यहाँ पे लिखकर समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा एक नॉन रेजिडेंट है, फॉर एग्जांपल जेफ बेजोस, एंड एक है जुकरबर्ग। ठीक है, तो अब बेजोस के बिहाफ पे एक पर्सन इंडिया के अंदर हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता था, या उसके बिहाफ पे रोल प्ले करता था, प्रिंसिपल रोल प्ले करता था इन कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर वो स्टॉक मेंटेन करता था, तो वो यहाँ पे इसका तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया के अंदर बनी गया बेजोस का। तो अब मान लीजिए वो जुकरबर्ग के लिए भी कर रहा है, बट मेनली वो मेरे लिए कर रहा है, तो जुकरबर्ग के लिए डायरेक्टली बिजनेस कनेक्शन यहाँ पे इंडिया के अंदर नहीं बन जाएगा, बट जुकरबर्ग के लिए भी बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा अगर जुकरबर्ग कंट्रोल कर रहा है बेजोस को, या बेजोस कंट्रोल कर रहा है जुकरबर्ग को, या जुकरबर्ग और बेजोस दोनों को कंट्रोल कर रहा है कोई एक थर्ड कॉमन पर्सन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लेते हैं कोई पर्सन है सी, अब सी के कंट्रोल के अंदर आते हैं दोनों, ये जुकरबर्ग और बेजोस, तो इस केस में जुकरबर्ग का भी बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा इंडिया के अंदर। यहाँ पे कंडीशन ये लिखी हुई है, further there may be situation when the person acting on behalf of the non-resident secure order for other non-resident, जो मेरे केस में नॉन रेजिडेंट था यहाँ पे बेजोस, एंड बेजोस के जगह यहाँ पे दूसरा नॉन रेजिडेंट था जुकरबर्ग, एंड इन सच सिचुएशन बिजनेस कनेक्शन फॉर अदर नॉन रेजिडेंट यानी कि जुकरबर्ग, इफ सच अदर नॉन रेजिडेंट कंट्रोल द नॉन रेजिडेंट यानी कि जुकरबर्ग कंट्रोल करता हो बेजोस को, और सच अदर नॉन रेजिडेंट इज कंट्रोल्ड बाय द नॉन रेजिडेंट यानी कि जुकरबर्ग कंट्रोल होता हो बेजोस के द्वारा, और सच अदर नॉन रेजिडेंट इज सब्जेक्ट टू सेम कंट्रोल एज दैट ऑफ नॉन रेजिडेंट यानी कि जुकरबर्ग एंड बेजोस दोनों को कोई एक थर्ड कॉमन पर्सन कंट्रोल करता हो, विच इज सी। In all the three situations, business connection is established where a person habitually secure order in India mainly or only for such non-resident। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप इसे टेबल के फॉर्म में भी देख सकते हैं। मिस्टर ए एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स, ये एक नॉन रेजिडेंट है, सिक्योर ऑर्डर फॉर मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट, तो ये बिजनेस कनेक्शन डायरेक्टली बन गया। मिस्टर वाई नॉन रेजिडेंट, बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा अगर मिस्टर एक्स कंट्रोल करते हो मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई कंट्रोल करते हो मिस्टर एक्स को, और दोनों को कोई कॉमन कंट्रोल करता हो मिस्टर जेड, दोनों को कॉमन कंट्रोल करते हो एक्स एंड वाई को। एजेंट हैविंग इंडिपेंडेंट स्टेटस आर नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस कनेक्शन, वही कि अगर मान लीजिए कोई एजेंट है जिसका काम ही यहाँ पे एजेंट का है एंड वो बाकी लोगों के लिए भी करता है अलॉन्ग विद द नॉन रेजिडेंट, तो फिर इसे बिजनेस कनेक्शन नहीं बोलते। इंडिपेंडेंट स्टेटस मीन्स इफ सच अ पर्सन इज एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कॉज ऑफ हिज बिजनेस, कि मतलब उसका धंधा ही ये है एजेंट के तरह काम करने का। अब ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट और एनी अदर एजेंट शैल बी डीम्ड टू हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेटस वेयर ही डज नॉट वर्क मेनली और होली फॉर द नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अगर वो केवल नॉन रेजिडेंट के लिए काम नहीं कर रहा तो हम इसे बोलेंगे कि इट इज इंडिपेंडेंट। अब सेकंड टर्म हमारी आती है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। ये क्या होता है? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कहने का मतलब है इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स, सर्विस और प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय नॉन रेजिडेंट विद एनी पर्सन इन इंडिया,
कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट कोई गुड्स सर्विस या प्रॉपर्टी वगैरह की यहाँ पे ट्रांजेक्शन करता है, इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया। इंक्लूडिंग की मतलब यहाँ पे आपने मान लीजिए इंडिया के अंदर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, नॉन रेजिडेंट के सॉफ्टवेयर को इंडिया के अंदर किसी इंडियन पर्सन ने डाउनलोड करा, तो अगर उसकी एग्रीगेट ऑफ पेमेंट अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि पूरे प्रीवियस ईयर के अंदर इस अरेंजमेंट से उसकी एग्रीगेट ऑफ पेमेंट एक्सीड कर जाता है 2 CR से, तो हम इसे बोलेंगे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। और if there is a systematic and continuous soliciting of business activities or engaging in interaction with the users in India, for example application, कि कोई एप्लीकेशन के थ्रू आपका इंटरेक्शन होता रहता है इंडिया के पीपल के साथ नॉन रेजिडेंट का, एंड वहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स शुड एटलीस्ट 3 लाख, कि मतलब आपकी कोई नॉन रेजिडेंट की ऐप है एंड उस पर इंडियन यूजर्स उसे ऐप यूज कर रहे हैं एंड इंडियन यूजर्स मोर देन 3 लाख है, तो फिर हम इसे बोलेंगे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है। In case of a non-resident, the following shall not, however, be treated as business connection in India. अब ये कुछ conditions हैं जो कि business connection इंडिया के अंदर नहीं मानी जाएंगी, तो वो कौन सी condition है? In the case of a business in respect of which all the operations are not carried out in India, अगर सारे operations इंडिया के अंदर carried out नहीं होते तो हम उसे business connection नहीं बोलते, केवल reasonable attributable part को ही हम business connection बोलते हैं। वो यहाँ पे लिख रहा है, अगर मैं आपको ये पढ़ाऊँ, in that case of a business other than the business having business connection in India on account of significant economic presence, या तो significant economic presence जो हमने ऊपर पढ़ा था, of which all the operations are not carried out in India, the income of business deemed to accrue or rather in India shall be only such part of income as is reasonably attributable to operations carried out in India। तो केवल इतने ही पार्ट को हम बिजनेस कनेक्शन की इनकम मानेंगे इंडिया की। अब यहाँ पे इनकम एट्रीब्यूटेबल टू ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको इनकम आती है फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट टारगेटिंग कस्टमर रेजिडिंग इन इंडिया, आपने कोई एडवर्टाइज करा है जिसके टारगेट कस्टमर है जो कि रेजिडिंग इन इंडिया मतलब इंडिया के अंदर रहते हैं, और एक्सेसिंग एडवर्टाइजमेंट थ्रू आईपीए लोकेटेड इन इंडिया, आईपी एड्रेस अगर आपका इंडिया के मतलब आपका जो एडवर्टाइजमेंट एक्सेस हुआ वो एक्सेस हुआ फ्रॉम ए आईपी एड्रेस विच इज इन इंडिया, तो हम उससे होने वाली इनकम को बोलेंगे कि इट इज इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया। सेकंड कंडीशन क्या है? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन्स रिजाइडिंग इन इंडिया और यूजिंग, अगर मान लीजिए कोई पर्सन इंडिया के अंदर रहता है या आईपी एड्रेस इंडिया का यूज करा गया है एंड उससे जो इन्फॉर्मेशन आती है आपने वो इन्फॉर्मेशन को बेच के जो इनकम कमाई, तो उसे भी हम मानेंगे कि इट इज इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इंडिया। और अगर आपने वो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली कि कोई पर्सन इंडिया के पर्सन से या इंडिया के अंदर यूज होने वाले आईपी एड्रेस से इन्फॉर्मेशन मिली एंड आपने उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके कोई गुड्स एंड सर्विस सेल करे, तो उससे होने वाली इनकम को भी हम मानेंगे कि वो भी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इंडिया। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विस यूजिंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन्स रिजाइडिंग इन इंडिया और यूजिंग आईपीए लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस आपको ये समझ आ गई हैं अच्छे से। अगर कोई परचेज करता है गुड्स का इंडिया के अंदर ओनली फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, यानी कि मान लीजिए मैं यूएसए में हूँ एंड मैंने इंडिया के अंदर गुड्स परचेज करे एंड वो मैंने परचेज करे केवल एक्सपोर्ट करने के लिए, लेट्स सपोज मैंने सिंगापुर को एक्सपोर्ट कर दिया, तो जो मैंने गुड्स वहाँ पे परचेज करे, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, तो इसे हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, अगर मान लीजिए कोई इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट बीइंग अ, अब यहाँ पे याद रखना नॉन रेजिडेंट होने चाहिए, being a person engaged in the business of running a news agency or publishing newspaper, magazine or journals, no income shall be deemed to accrue or arise in India to him through or from activities which are confined to, यानी कि केवल क्या कर रहे हैं वो कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया एंड ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, कि कोई मतलब न्यूज रिपोर्टर वगैरह आए इंडिया के अंदर और उन्होंने इंडिया से न्यूज वगैरह कलेक्ट करी एंड उन्हें ट्रांसमिट कर रहे हैं वो आउटसाइड इंडिया, तो उसे बिजनेस कनेक्शन नहीं बोलेंगे। शूटिंग ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म्स इन इंडिया, अगर मान लीजिए कोई बाहर से इंडिया में कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया आते हैं शूटिंग करने एंड वो शूटिंग करके बस वो बाहर मतलब इंडिया के अंदर वो शूटिंग करते हैं, तो उसे भी हम जो है यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। बट यहाँ पे आपको याद रखना है अगर वो इंडिविजुअल है तो वो नॉन सिटीजन भी होने चाहिए, नॉन रेजिडेंट के साथ नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। अगर वो फर्म है तो उसका कोई भी पार्टनर नॉन रेजिडेंट एंड नॉन सिटीजन होना चाहिए, मतलब कोई भी पार्टनर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए, which does not have any partner who is citizen of India or who is resident in India। ठीक है, एंड अगर वो कंपनी है तो उसका कोई भी शेयर होल्डर सिटीजन ऑफ इंडिया या रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए। ये हमारा 5th आता है एक्टिविटीज कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड इन स्पेसिफाइड क्या है ये, इन स्पेशल नोटिफाइड जोन्स। ठीक है,
तो अगर मान लीजिए कोई बाहर के फॉरेन के कोई आता है जिसका काम है माइनिंग ऑफ डायमंड्स का, इन केस ऑफ अ फॉरेन कंपनी एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड, कि मतलब उनका बिजनेस होना चाहिए माइनिंग ऑफ डायमंड का, ठीक है, उनका बिजनेस डायमंड के अंदर ट्रेड का नहीं, माइनिंग ऑफ डायमंड का बिजनेस होना चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड। नो इनकम शैल बी डीम्ड टू एक्री और अराइज इन इंडिया टू इट थ्रू और फ्रॉम द एक्टिविटीज विच आर कन्फाइंड टू, यानी कि कोई फॉरेन कंपनी है एंड उसका बिजनेस है माइनिंग ऑफ डायमंड का, एंड वो केवल अपने डायमंड को, अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं इंडिया के अंदर आकर, वो भी स्पेशल नोटिफाइड जोन के अंदर जो कि नोटिफाई करे गए हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको हम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब हमारी बिजनेस जो हमने ऊपर पढ़ना चालू करा था कि कौन कौन सी इनकम नहीं बोली जाएंगी, कि इनकम डीम्ड टू एक्री और अराइज इन इंडिया, तो उसके अंदर फर्स्ट था हमारा बिजनेस कनेक्शन, तो यहाँ तक हमने बिजनेस कनेक्शन पढ़ा। अब हमारा बी एंड सी है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई हाउस है एंड आपको उससे यहाँ पे रेंटल इनकम होती है, तो वो आपकी मतलब इनकम डीम्ड टू एक्री और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। एंड हमारा फोर्थ वन है इनकम थ्रू ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, कि अगर मान लीजिए कोई कैपिटल एसेट आपके इंडिया के अंदर सिचुएटेड थी और आपने उसे ट्रांसफर कर दिया, तो वो भी आपकी इनकम डीम्ड टू एक्री और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैपिटल एसेट इज मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल। कोई मतलब नहीं कि कैपिटल एसेट आपकी किस टाइप की है, मूवेबल, इमूवेबल, कोई मतलब नहीं पड़ता इससे। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर वेदर इट इज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कि मतलब आपका रजिस्ट्रेशन जो उसकी रजिस्ट्री है वो इंडिया की है या आउटसाइड इंडिया की, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। इफ इट इज सिचुएटेड इन इंडिया देन इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ दैट कैपिटल एसेट विल बी डीम्ड टू बी एक्री और अराइज इन इंडिया। और द प्लेस ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर इज विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इससे भी कोई मतलब नहीं पड़ता कि आपको कंसिडरेशन इंडिया के अंदर मिल रहा है या आउटसाइड इंडिया मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक ही डाला गया है फर्दर एंड एसेट और कैपिटल एसेट being any share or interest in a company or entity registered or incorporated outside India shall be deemed to be and shall always be deemed to have been situated in India if the share or interest derives directly or indirectly its value substantially from the asset located in India। यानी कि मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी के शेयर हैं बट वो शेयर अपनी वैल्यू ड्राइव करते हैं फ्रॉम द एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, तो फिर हम उसे ही बोलेंगे कि वो भी कैपिटल एसेट इन इंडिया ही है, ठीक है। बट अगर इसके ये जो शेयर्स थे अगर इनके ऊपर कोई डिविडेंड डिक्लेयर करा जाता है आउटसाइड इंडिया, तो हम उसे ये नहीं बोलेंगे कि वो इंडियन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर करा गया है, तो वो इंडिया की इनकम के अंदर टैक्सेबल नहीं होंगे। डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड बाय अ फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर्स व्हिच ड्राइव देयर वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम द एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया वुड नॉट बी डीम्ड टू बी इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 911, ठीक है। अगर आपने कोई इस टाइप के आपके शेयर्स हैं जो कि अपनी वैल्यू सब्सटेंशियली ड्राइव करते हैं फ्रॉम द एसेट सिचुएटेड इन इंडिया एंड उसके ऊपर आपने कोई डिविडेंड पे करा है, तो उस डिविडेंड को ये नहीं माना जाएगा आउटसाइड इंडिया की वो इनकम डीम्ड टू एक्री और अराइज इन इंडिया मान ली जाए। इनकम फ्रॉम सैलरीज अर्न्ड इन इंडिया, आपको इंडिया के अंदर जो भी सैलरी मिलती है तो वो हम ये मानेंगे कि इट इज इनकम एक्री और अराइज इन इंडिया, डीम्ड टू एक्री और अराइज इन इंडिया। इनकम फ्रॉम सैलरी पेएबल बाय द गवर्नमेंट फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, अगर मान लीजिए कोई सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे वर्ड याद रखना सिटीजन ऑफ इंडिया को केवल, अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी दे दिया, मान लीजिए कोई सिटीजन यहाँ इंडिया से बाहर गया यानी कि वो यूएसए के अंदर गया कोई सर्विस रेंडर करने एंड उसको इंडियन गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही है यूएसए के अंदर, अब वो सैलरी रिसीव तो यूएसए के अंदर हो रही है बट वो तब भी मान ली जाएगी डीम्ड टू एक्री और अराइज इन इंडिया, ठीक है। बट जो उसके अलाउंसेज एंड परक्यूसाइट्स होते हैं वो सभी एग्जाम्प्ट हो जाते हैं अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 7। ये इलस्ट्रेशन आप एक बार देख लेना अपनी। अभी डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, अगर कोई इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया डिविडेंड पे करती है तो हम उसे मानते हैं इनकम डीम्ड टू एक्री और अराइज इन इंडिया। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हमारा फिफ्थ आता है इंटरेस्ट। यहाँ पे हमें 3 चीजें पढ़नी है, एक हम पढ़ेंगे पहले इंटरेस्ट के लिए 5th नंबर पे, 6th नंबर पे हमारा आएगा रॉयल्टी एंड 7th नंबर पे हमारा आएगा फीस फॉर टेक्निकल सर्विस दैट इज FTS। अब ये दोनों तो सिमिलर है, इसके अंदर एक छोटा सा गैप है इन दोनों से जो डिफरेंस है, तो वो आपको ध्यान से अभी नोट करवाऊंगा मैं आपको, आप उसे याद रखना, वो एग्जाम्स में आपके एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो क्या है ये इंटरेस्ट? एंड इंटरेस्ट इज डीम्ड टू एक्री और अराइज इन इंडिया इफ इट इज पेएबल बाय गवर्नमेंट। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई नॉन रेजिडेंट है मिस्टर एक्स एंड मिस्टर एक्स लोन देते हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट को एंड इंडियन गवर्नमेंट इस पे इंटरेस्ट पे करते हैं मिस्टर एक्स को। तो अब ये जो इंटरेस्ट पे करा है गवर्नमेंट ने मिस्टर एक्स को,
तो ये मान लिया जाएगा इनकम डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया। ठीक है। सेकंड क्या कहता है, पेएबल बाय अ पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स ने पे करा मेरे को, मैं कपिल रेजिडेंट इन इंडिया हूं, अब इन्होंने मेरे को लोन दिया एंड मैं इस लोन को यूज करता हूं फॉर बिजनेस और अर्निंग इनकम इन द इंडिया। अगर मैंने ये लोन यूज करा फॉर अ बिजनेस और अर्निंग एनी अदर इनकम इन द इंडिया और मैं उस पर इन्हें इंटरेस्ट देता हूं, तो फिर ये माना जाएगा मिस्टर एक्स के लिए इनकम डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया। बट अगर जो मैंने इनसे लोन लिया वो लोन लेकर मैंने इनकम अर्न करी आउटसाइड इंडिया या मैंने बिजनेस सेटअप करा आउटसाइड इंडिया, फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए अपने कोई जर्मनी के अंदर बिजनेस सेटअप कर लिया, ठीक है, तो अब मैंने इनके जो लोन से उस लोन अमाउंट से जर्मनी के अंदर बिजनेस सेटअप करा या कोई इनकम अर्न करी आउटसाइड इंडिया, तो अब जो मैं ये लोन के ऊपर इंटरेस्ट दूंगा ये मिस्टर एक्स के लिए इंटरेस्टेड इनकम डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो आप पढ़ लीजिए, पेएबल बाय अ पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया एक्सेप्शन where it is payable in respect of any debt incurred or money borrowed and used for the purpose of business or profession carried on by him outside India or for the purpose of making or earning any income from any source outside India, it will not be deemed to accrue or arise in India। ठीक है, अगर मैं उस लोन अमाउंट को इंडिया के अंदर यूज करता हूँ फॉर बिजनेस और अर्निंग एनी इनकम तो ये इनकम डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अगर आउटसाइड इंडिया यूज करता हूँ तो इनकम डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स विच इज अ नॉन रेजिडेंट। एंड थर्ड है पेएबल बाय अ पर्सन हु इज अ नॉन रेजिडेंट। अब मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है एंड मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट है एंड यहाँ पे एक मिस्टर वाई नॉन रेजिडेंट है, ये दोनों ही नॉन रेजिडेंट है, एनआर। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को लोन देते हैं एंड मिस्टर वाई उस लोन के अमाउंट को यूज करते हैं फॉर बिजनेस इन इंडिया, ओनली फॉर बिजनेस इन इंडिया। अगर मिस्टर वाई उस लोन के अमाउंट को यूज करते हैं फॉर अर्निंग एनी अदर इनकम इन द इंडिया, तब भी जो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट देंगे टू मिस्टर एक्स तो वो मिस्टर एक्स के लिए इनकम डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। अगर मिस्टर वाई इंडिया के अंदर बिजनेस में उस पैसे को लगाते हैं केवल और केवल तभी उसका इंटरेस्ट मिस्टर एक्स के लिए इनकम डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है, पेएबल बाय अ पर्सन हु इज अ नॉन रेजिडेंट when it is payable in respect of any debt incurred or money borrowed and used for the purpose of a business or profession carried on in by India, मतलब बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज करते हैं इन इंडिया तभी माना जाएगा कि वो इंटरेस्ट इनकम इज डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया फॉर मिस्टर एक्स। एक्सेप्शन, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड बाय द नॉन रेजिडेंट फॉर एनी पर्पस इन इंडिया अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन विल नॉट बी डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया। यानी कि बिजनेस और प्रोफेशन से अलग किसी भी काम के लिए अगर वो उस लोन को यूज करते हैं तो जो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे वो इंटरेस्ट मिस्टर एक्स के लिए इनकम डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। एग्जांपल पढ़ लीजिए, इफ अ नॉन रेजिडेंट ए बोरो मनी फ्रॉम नॉन रेजिडेंट बी एंड इन्वेस्ट द सेम इन शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी। अब ये कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट करी उन्होंने। इंटरेस्ट पेएबल बाय ए टू बी विल नॉट बी डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया। ठीक है, सेकंड हमारा आता है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी में भी सेम है कि अगर मान लीजिए नॉन रेजिडेंट को इंडियन गवर्नमेंट रॉयल्टी पे करती है तो ये इनकम डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया है। अगर मान लीजिए कोई रेजिडेंट ऑफ इंडिया पे करता है फॉर बिजनेस सेटअप इन इंडिया, बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया और फॉर अर्निंग एनी अदर इनकम फ्रॉम इंडिया, तो उसके लिए कोई अगर रेजिडेंट पे करता है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया रॉयल्टी पे करता है तो वो मानी जाएगी इनकम डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया। एंड इन द केस ऑफ अ पर्सन हु इज अ नॉन रेजिडेंट, अगर वो भी इंडिया के अंदर बिजनेस और प्रोफेशन या कोई भी और इनकम कमाने के लिए रॉयल्टी पे करता है टू एनी अदर नॉन रेजिडेंट तो वो इनकम डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी फॉर दैट नॉन रेजिडेंट। अब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, वही अपने पुराने एग्जांपल से, मिस्टर एक्स थे, मिस्टर वाई हैं, मिस्टर वाई ने इंडिया के अंदर या तो बिजनेस करा या प्रोफेशन करा या कोई भी और काम करा जो कि इंटरेस्ट के केस में नहीं था। इंटरेस्ट के केस में केवल बिजनेस और प्रोफेशन के लिए अगर आप लोन अमाउंट यूज कर रहे थे तब इंटरेस्ट पे कर रहे थे, तभी वो मिस्टर एक्स के लिए इनकम डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया माना जा रहा था। बट रॉयल्टी और एफटीएस के केस में ऐसा नहीं है। रॉयल्टी के केस में मिस्टर वाई अगर बिजनेस के लिए यूज करते हैं, प्रोफेशन के लिए यूज करते हैं और फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम सोर्स इन इंडिया, ठीक है, तो फिर एनी अदर सोर्स, एनी अदर इनकम, उसके लिए रॉयल्टी पे करते हैं टू अदर नॉन रेजिडेंट, तब भी ये नॉन रेजिडेंट के लिए इनकम डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। बट अगर मान लीजिए ये रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट उस मतलब उनकी सर्विसेज से आउटसाइड इंडिया कोई इनकम अर्न करते हैं या आउटसाइड इंडिया कोई बिजनेस प्रोफेशन में यूज करते हैं उनकी सर्विसेज को, तो फिर उसे नहीं माना जाएगा यहाँ पे इनकम डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया। गॉट इट? तो ये डिफरेंस था इंटरेस्ट में एंड रॉयल्टी में। जैसे रॉयल्टी है
सेम इसी लाइन्स पे हमारा फी फॉर टेक्निकल सर्विस जो हमारा लास्ट कंसेप्ट है। तो अगर फी फॉर टेक्निकल सर्विस पेएबल बाय द गवर्नमेंट तो वह इनकम डीम्ड टू एक्री और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। पेएबल बाय अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया और फॉर रनिंग एनी अदर इनकम इन इंडिया तो उसे माना जाएगा इनकम डीम्ड टू एक्री और अराइज इन इंडिया। बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन, इसका ये एक्सेप्शन है कि वो तब नहीं माना जाएगा कि अगर वो आउटसाइड इंडिया बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट करता है या कोई और इनकम आउटसाइड इंडिया अर्न करता है तो नहीं माना जाएगा, जैसा कि रॉयल्टी के अंदर था। एंड सेम अ पर्सन हु इज नॉन रेजिडेंट ओनली व्हेन द फी आर पेएबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विस यूटिलाइज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द नॉन रेजिडेंट इन इंडिया और वेयर सच सर्विस आर यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अर्निंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। ठीक है, तो वो बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर यूज करे चाहे किसी और सोर्स ऑफ इनकम के लिए यूज करे। अगर वो उसके लिए रॉयल्टी पे करता है टू अनदर नॉन रेजिडेंट तो वो उस नॉन रेजिडेंट के लिए इनकम डीम्ड टू एक्री और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। केवल इंटरेस्ट के केस में आपको याद रखना है, मैं दोबारा आपको एम्फेसाइज करके बता रहा हूँ, इंटरेस्ट के केस में याद रखना है कि अगर एक नॉन रेजिडेंट से दूसरे नॉन रेजिडेंट ने लोन लिया एंड उस लोन को यूज करा फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा इनकम डीम्ड टू एक्री और अराइज इन इंडिया, केवल बिजनेस और प्रोफेशन वाला माना जाएगा। रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विस के लिए ऐसा नहीं है। एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विस किसे कहते हैं? फी फॉर टेक्निकल सर्विस मींस एनी कंसिडरेशन इंक्लूडिंग एनी लम्प सम कंसिडरेशन फॉर द रेंडरिंग ऑफ एनी मैनेजरियल टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ द सर्विस ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सनल। ठीक है, however it does not include consideration for any construction, assembly, mining or like project undertaken by the recipient or consideration which would be income of the recipient chargeable under the head salaries। अगर वो सैलरी के अंदर टैक्स होता है तो फिर उसे फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज नहीं माना जाएगा। अब ये इलस्ट्रेशन तरीके इलस्ट्रेशन आप एक बार देख लेना एंड उसके बाद ये हमारा लास्ट यहाँ पे है कि कौन सी इनकम डीम्ड टू एक्री और अराइज इन इंडिया मानेंगे। एनी सम ऑफ मनी पेड बाय द रेजिडेंट इंडियन टू नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट ऑफ फॉरेन कंपनी। ठीक है, अगर इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया बीइंग एनी सम ऑफ मनी पेड विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि विदाउट कंसिडरेशन कहने का मतलब गिफ्ट बाय एन इंडियन रेजिडेंट, अगर कोई इंडियन रेजिडेंट पर्सन एक नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी को आउटसाइड इंडिया जाकर कोई गिफ्ट दे देता है। मान लीजिए मैं गया यूएसए में एंड मैंने यूएसए के अंदर जाके किसी नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट को और किसी फॉरेन कंपनी को गिफ्ट दे दिया एंड अब वो गिफ्ट मैंने आउटसाइड इंडिया ही जाकर दिया, तो वो जो आउटसाइड इंडिया मैंने गिफ्ट दिया क्योंकि मैं इंडिया का रेजिडेंट हूँ तो वो उस नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी के लिए इनकम डीम्ड टू एक्री और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा एंड वो दैट वुड बी चार्जेबल अंडर द हेड 56 to 10। ठीक है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ 56 to 10। बट आपको यहाँ पे याद रखना है इट मे बी नोटेड दैट दिस डीमिंग प्रोविजन अप्लाइज टू ओनली सम ऑफ मनी, कि अगर मान लीजिए आपने वहां पे जाके कोई कैश वगैरह टाइप कुछ मतलब पैसा देते हो तभी माना जाएगा पेड आउटसाइड इंडिया टू नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट ऑफ फॉरेन कंपनी एंड नॉट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल ट्रांसफर्ड आउटसाइड इंडिया विदाउट कंसिडरेशन। अगर मान लीजिए मैं यूएसए में जाकर किसी को अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर कर जाता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ से एक आईफोन लेके एंड मैं यूएसए में जाकर किसी नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को दे आता हूँ तो फिर उससे यहाँ पे टैक्स नहीं करा जाएगा अंडर सेक्शन 56 to 10। ये केवल और केवल कैश या मतलब सम ऑफ मनी के लिए है, तो आपको याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब सारी इलस्ट्रेशंस आप सभी बच्चों को एक बार खुद से सॉल्व करनी है एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे बता देना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था। एंड बस यही था आज के लिए एंड प्लीज़ आप इस लेक्चर को 2-3 बार जरूर सुनिए एंड आपको कंसेप्ट रिवाइज होंगे एंड मैंने इसके अंदर बहुत माइनर चीज़ें भी आपके लिए लिखे हैं जिससे कि आपको एमसीक्यू के लिए आप रेडी हो जाएं। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक द वीडियो एंड आप हमें प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। एंड like the video, subscribe the channel and please hit the bell icon. Thank you, signing off, bye.